योग शुरू क्यों करना चाहिए? योग नहीं है तो जीवन अर्थहीन है। सत्य का पालन क्यों करना है? सत्य का पालन करोगे तो झूठ नहीं बोलोगे। यहाँ से कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू होती है। कैरेक्टर शिवाजी होगा, कैरेक्टर महाराणा प्रताप होगा, कैरेक्टर विक्रमादित्य होगा। तो 50,000 साल पहले हमारे योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इसको पूरी तरह से सॉल्व करके आपको दे दिया। जब भी इन्वेडर्स आए तो वो इसी चीज को तो देख के चौंक गए कि इनके पास इतना सब कुछ है, लेकिन आज तक इन्होंने किसी पे बेवजह आक्रमण नहीं किया। जिसके पास अंतरिक्ष विज्ञान हो, जिसके पास रॉकेट साइंस हो, और शायद हमारे पूर्वजों से हमसे ज्यादा क्रूअलिटी किसी ने नहीं झेली पूरी दुनिया में। सबसे ज्यादा हमले हम पे हुए और फिर भी आप हम यहाँ खड़े हुए। योग कहाँ से शुरू करें? कौन से योगा टीचर के पास जाएं? ऑनलाइन सीखें या ऑफलाइन सीखें? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी उठ रहे होंगे आप जब योग शुरू करने जा रहे होंगे या जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो योग शुरू तो करते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में आप जान पाएंगे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। स्वागत है आपका द वैदिक शो पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं योगिक साइंस से मास्टर हैं, 20 वर्षों से देश और विदेश में अपने योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वो आपको बताएंगे कि बिगिनर के लिए योग क्या है और बिगिनर को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए योग करते वक्त। आज का ये पॉडकास्ट उनके लिए होने वाला है जो योग की जर्नी शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं। नमस्कार धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका द वैदिक शो पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का अभिवादन। सबसे पहले मेरा जो प्रश्न है इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, योग शुरू क्यों करना चाहिए? योग जीवन जीने की एक पद्धति है। योग से आप अपने जीवन के सारे आयामों को, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो, को आप एक दिशा देते हैं। जीवन के पीछे का अर्थ क्या है उसको आप गहराई से जानते हैं। खाना खाया, काम किया, सोए, फिर दूसरे दिन उठे, वही प्रक्रिया फिर अपनाई, तो उसमें अर्थ क्या है? और जो लोग अर्थविहीन जीते हैं उनके आगे समस्या आती है। शायद आज नहीं आए लेकिन आगे आएगी, जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी, और फिर ये लोग दिशाहीन हो जाते हैं और मेंटली रूप से डिप्रेसिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही आवश्यक है कि योग दर्शन को आम आदमी तक पहुंचाया जाए, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने किया। योग नहीं है तो जीवन अर्थहीन है। इसलिए हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। और गुरुकुल पद्धति जो थी, वो पद्धति को दोबारा से आप उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, लेकिन वो एजुकेशन में जुड़ नहीं चाहिए, जहां लोगों को पता चले कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, आराम करना है, कैसे करना है, कब करना है, काम करना है तो कैसे करना है, कैसे अपने इंटेलेक्ट का आप यूज करें। भोजन सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन बेस्ट वे टू हैव द फूड, सिंपल फूड जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। बेस्ट टाइम जब प्रकृति में पित्त है, आपका पूरा कंसंट्रेशन भोजन पे है और आप अन्न को ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर रहे हो। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पण है ये। और ये क्या हो जाता है? ये एक योग हो जाता है। ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेण तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिरा। ब्रह्म का ही कर्म है वो। बाहर से अंदर की जर्नी वो योग है। आप अपनी कॉन्शियसनेस से, अपने चेतना से जब आप ये समझ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, आप योग में। तो भगवान कृष्ण ने साफ लिखा हुआ, साफ कहा हुआ है, उससे अच्छा मैसेज नहीं दे सकता कोई। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धि समूह भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आप योग में रह के कर्म करें। योगस्थ, आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना का स्तर पूरी तरीके से आपके कर्म में दिखे।
तो फिर क्या है, आप आसक्त नहीं होते। चाहे सक्सेस हो या फेल्यूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी को डिटैचमेंट कहते हैं। समता योग है। कोई सोचे कि केवल आसन कर रहा है वो योगी है, नहीं। महर्षि पतंजलि, उन्होंने 8 अंग दिए हैं, 8 अंग। उसमें से पहले 5 अंग हैं वो बहिरंग योग है, एक्सटर्नल, और लास्ट के 3 हैं वो अंतरंग हैं, इंटरनल। उसमें भी जो पहले यम नियम है 2, उसमें 5-5 सब लिम्स हैं। अब योग तो वहां से शुरू होता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। ये यम है जो आपके सामाजिक जीवन को, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को निखार देता है। अहिंसा का पालन क्यों करना है, क्या है अहिंसा? सत्य का पालन क्यों करना है? सत्य का पालन करोगे तो झूठ नहीं बोलोगे, अहिंसा का पालन करोगे तो हिंसा नहीं करोगे, अस्तेय का पालन करोगे तो चोरी नहीं करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आप ऑब्सेस्ड नहीं होगे, और अपरिग्रह का पालन करोगे तो आप लालच से दूर जाओगे। यहां से कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू होती है। ये चीज अगर हम बच्चे को प्रैक्टिकली रूप से 5 साल के बच्चे को सिखाते हैं तो आप समझ रहे हो कैरेक्टर क्या होगा। कैरेक्टर शिवाजी होगा, कैरेक्टर महाराणा प्रताप होगा, कैरेक्टर विक्रमादित्य होगा। जब आप उसका पालन करोगे तो ऐसा कोई समाज है जो आपको रिजेक्ट कर दे। आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। आप किसी भी समाज में चले जाओ, चाहे आप चीन में चले जाओ या आप यूरोप में चले जाओ, अगर आप यम का पालन करते हो तो उस समाज में आपको विशिष्ट स्थान मिलेगा। और तभी हमारे योगी, गुरुजन, महर्षि इतना ज्ञान, व्यापक ज्ञान, उसका प्रचार प्रसार कर पाए और हर समाज ने उनको आत्मसात किया, स्वीकार किया। स्वामी विवेकानंद जी का देखिए आप, अमेरिका, यूरोप खड़ा हो गया। ये योग है, ये आपके व्यवहार से झलकता है। फिर नियम है। अब नियम के आप 5 उनको देखो, शौच, संतोष। हमारे ऋषियों ने कितने अच्छे तरीके से बताया। शौच माने शुद्धि, प्योरिटी, क्लीनलीनेस। ये आंतरिक और बाह्य दोनों है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। ये हम सोचेंगे केवल इसको साफ कर दें तो काम चल जाएगा, नहीं। आपको अंदर भी साफ करना है। कोई ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं, कोई ऐसे नकारात्मक भाव उठते हैं, आप उनको देखें और साफ करें, वो भी सोच। संतोष, आप अपने पुरुषार्थ से जितना भी प्राप्त कर रहे हैं उसमें आप सेटिस्फाइड हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है। किसी से कोई तुलना नहीं है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, आप यूनिक हो। ये बात जब आप जानते हैं तो आप नियम का पालन करते हैं। और फिर इसके बाद शुरू होता है क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। जब आप जीवन के मुख्य दर्शन को समझ जाएंगे तो फिर आप तपना शुरू हो जाओगे। तब तप होता है, आप तपोगे तो आप अपनी आत्मा के करीब जाओगे, तभी आप आत्मा का दर्शन कर पाओगे, आत्मदर्शन होगा। उसी को हम स्वाध्याय कहते हैं, स्वयं का अध्ययन। कुछ लोगों ने किताबों को पढ़ने का मतलब स्वाध्याय मान लिया है। स्वयं का अध्ययन है स्वाध्याय। आप अपने नियत, आप चाहो तो आप इस बाहरी दुनिया से अंदर की दुनिया की यात्रा तो शुरू करो। आप अंदर जाओगे, आपको स्वयं का अध्ययन हो जाएगा। ये विचार ऐसे हैं, ये भाव ऐसे हैं, क्या कहीं मेरा कर्म इनसे बाधित तो नहीं हो रहा, क्या कहीं मैं कर्म के प्रति आसक्त तो नहीं हो रहा। यही स्वाध्याय है। और तब आपको पता चलता है ब्रह्म कहीं नहीं है, चेतना कहीं नहीं है, सब इसी के अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि।
ये अहंकार से ओतप्रोत नहीं है, ये स्वयं की खोज है। और तब आदमी फिर क्या होता है, हर वो व्यक्ति जो इस गूढ़ रहस्य को जान लेता है वो शांत हो जाता है। इसलिए तो बोला है मुनि मौन हो जाते हैं, वो कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं। पूरा ब्रह्मांड, पूरी ऊर्जा, पूरी चेतना उसका साक्षात्कार हो गया, उसका अनुभव हो गया। तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान, वो ईश्वर के आगे नतमस्तक हो जाता है कि हे ईश्वर, सब कुछ तेरा ही है, तूने ही बनाया है और तूने आज मुझको वो चेतना दे दी जिससे मैं तुझे समझ पाया। अब मैं खत्म हो गई, मैं खत्म हो गई, अहंकार मिट गया। जब अहंकार मिट गया तो अब उसे किससे बात करना, तो वो मौन हो जाता है, उसको हम मुनि कहते हैं। और उस प्रक्रिया में निरंतर लगे रहने की वजह से वो साधु हो जाता है। एक ही प्रक्रिया में लगा हुआ, साधक से साधु बन गया। अगर आप स्वयं को जानना चाहते हैं तो योग आवश्यक है और हर किसी के लिए आवश्यक है। तो जैसे आपने बोला योग हर किसी के लिए आवश्यक है, और फिट रहने के लिए तो और भी कई सारी क्रियाएं हैं, जैसे जुम्बा है, डांस है, जिम है। तो योग से ऐसा क्या बेनिफिट्स मिलता है जो हम अदर चीज़ों से बेनिफिट्स नहीं पा पाएंगे? योग एक तो मल्टी डायमेंशनल है, जैसे मैंने बोला पहले भी, ये सिर्फ शरीर पे ही काम नहीं करता, ये मन और मन के विभिन्न आयामों पे काम करता है। योग की धारणा वो धारण करनी पड़ती है, उसमें आपका स्वयं का होना आवश्यक है। बाकी की जो लाइक जिम ट्रेनिंग है उसमें पैसिव है, जुम्बा है वो पैसिव है, या डांस है वो पैसिव है, वो आर्ट में आते हैं। योग आर्ट में नहीं आता, योग दर्शन है, वे ऑफ लाइफ है। आपको निरंतर रूप से उस पर चलना होता है। जहां तक योग के तीसरे लिम्ब आसन की बात है, हम वर्तमान परिदृश्य में पूरी दुनिया में सिर्फ आसन को ही योग समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये मिसकॉन्सेप्शन है, आसन योग नहीं है, आसन उसका एक हिस्सा है। हठ योग दर्शन को लेते हैं और उसमें आसन की जो व्याख्या है वो है कुर्यात आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंग लाघवम। स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, आरोग्य मिलेगा, मतलब रोग रहित ही आरोग्य है, रोगों का नाश होगा और शरीर में हल्कापन आएगा। आसन के बाद आपको थकान नहीं होगी बल्कि हल्का लगेगा। बाकी की और चीजों में आप शरीर को थकाते हो, आसन में शरीर थकता नहीं है। तीसरी बात, शरीर आपका एक मशीन की तरह काम करता है और शायद मुझे लगता है कि ईश्वर के द्वारा बनाई हुई सबसे श्रेष्ठ मशीन यही है, क्योंकि इसमें चेतना का स्तर काफी ज्यादा है। अगर आप इस हाथ का यूज करते हैं तो इस हाथ में आप देखिए कितने हिस्से हैं। ये जॉइंट्स आपके आगे जिसको हम फिंगर जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सैडल जॉइंट आ गया, उसके बाद ये रिस्ट जॉइंट आ गया, फिर ये हिंज जॉइंट एल्बो जिसको हम बोलते हैं, और शोल्डर जॉइंट। अगर आप हाथों का यूज करोगे तो इन सारे जॉइंट्स पर प्रेशर पड़ेगा, इन पर प्रेशर पड़ेगा तो इनके अंदर में जो कार्टिलेज है वो घिसेगी। जॉइंट में हमेशा दो और दो से ज्यादा हड्डियां होती हैं, तो वो आपस में घिसेंगी। आप किसी भी शरीर के अंग पर जब विग्रस या अत्यधिक दबाव डालते हो तो उस जगह की लेयर पर प्रेशर पड़ता है, जो बाद में ऑर्थराइटिस या स्क्लेरोसिस के रूप में सामने आता है। योग में ये नहीं होता। योग में क्या है, आप थका नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने रोटेट किया, उसकी मोबिलिटी बढ़ाई,
आपने स्ट्रेच किया, आपने इन मसल्स को स्ट्रेच किया जिससे कि ब्लड का फ्लो अच्छा हो। आसन क्या कर रहा है? सर्विस कर रहा है आपके शरीर की, रोज सर्विस कर रहा है, जैसे कचरा ना जमा हो। वो आपको डिटॉक्स कर रहा है, प्रेशर नहीं डाल रहा। अभी अगर आप देखो कि चौथे लिम्ब की बात करें हम, प्राणायाम की, तो वो प्राण के बारे में बोल रहा है। प्राण क्या है? ऊर्जा है, जो कि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। अब इसमें आप देखिए, कार्डियो के लिए रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, लेकिन उससे आपका एंकल जॉइंट, आपका नी जॉइंट, आपका हिप जॉइंट, इन पे अत्यधिक दबाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इनके बीच में, इन जॉइंट्स के बीच में जितने भी कार्टिलेज हैं उन पर दबाव पड़ता है। उनके जो ओपनिंग और एंडिंग पॉइंट हैं उन पर एक बहुत ही पतली सी परत होती है जो लिक्विफिकेशन का काम करता है, मोबिलिटी का काम करता है, वो कम होती है। अब यही कार्डियो एक्सरसाइज आप कपालभाति और भस्त्रिका से ले सकते हैं बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए। आप एक जगह पर बैठे हो और आपने कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम दोनों में से किसी को किया, तो आप जो 10 किलोमीटर वॉक करके या 2 किलोमीटर रन करके आओगे, उससे ज़्यादा कार्डियो आपकी 10 मिनट में आपके रूम के अंदर बैठ के हो जाएगी, बिना आपके जोड़ों को, जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पर योग के पास में ओवरऑल सॉल्यूशन है। आसन है जो कि मसल्स को स्ट्रेचिंग देगा, इंटरनल ऑर्गन्स को ट्विस्टिंग देगा, बोन्स को डेंसिटी देगा। प्राणायाम है जो लंग्स को साफ करेगा, हार्ट को रेगुलेट करेगा, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर सब पे काम करेगा, इंटरनल ऑर्गन्स पे। तो योग तो वैसे भी प्रिवेंटिव है, ये आपको रोग मुक्त रखेगा। प्रिवेंटिव होने की वजह से आपको क्योर पे ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि आप प्रॉपरली जब आपने अपने शरीर को सर्विस कर रहे हो, अपने बॉडी की सर्विसिंग खुद कर रहे हो, तो आपको उस चीज की ओर जाने की जरूरत ही नहीं है, जो कि क्यूरेटिव एस्पेक्ट है। और अगर कुछ हो भी जाता है सीजन की वजह से, वेदर की वजह से, तो उसके लिए आपके किचन में आयुर्वेद है। तो योग और आयुर्वेद ऐसे चलते हैं हैंड टू हैंड। अभी मौसम बदला, और थोड़ा हो गया जुकाम खांसी। अब जिसको नहीं पता है वो भागेगा डॉक्टर के पास, एंटीबायोटिक दे दो, या एंटीबायोटिक के साथ में एंटी एलर्जिक दे दो, जबकि ये क्लेंजिंग है, नेचर करता है इसको। आपके घर के अंदर में हल्दी है, आपके घर के अंदर में जिंजर है, अदरक है, आपके घर के अंदर में तुलसी है, आपके घर के अंदर में लौंग है, बनाओ बढ़िया सी एक चाय बस, वहां जाने की जरूरत क्या है। और जब आप आसन प्राणायाम करते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि आप कई बार ऐसा सोचते हो कि यार एक दिन जुकाम ही हो जाए तो कम से कम छुट्टी तो ले लो, तो बीमारी नहीं पड़ते। पता नहीं, मैं 4 साल से लगातार काम कर रहा हूं। कई बार ऐसा भी आता है कि फैमिली वाले बोलते हैं यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो मैं कहता हूं कि मेरा काम है। अब ये योग है। अगर आप अभ्यासी भी हो और यही आपका आजीविका कमाने का साधन है, तो
आप तो 365 डेज एक्टिव हो, इसमें हॉलीडे है ही नहीं, छुट्टी है ही नहीं, आपको रोज करना है। तो अब उस पर आप बहाना भी नहीं लगा सकते कि आज संडे है। अरे संडे हुआ तो क्या होगा, मुझे तो आसन प्राणायाम करना है, मुझे तो मेरे स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देने हैं, किसी ने पूछा तो मुझे ऑनलाइन जाके भी देना है। तो इसलिए हम 365 एक्टिव रहते हैं। और कई बार फिर वो बोलते हैं कि कम से कम, जैसे फैमिली से बोलते हैं कि कम से कम एक दिन इनको बुखार ही आ जाए तो उसकी वजह से ये नहीं जाएंगे। पर जैसे मैंने कहा, प्रिवेंटिव होता ही नहीं है, तो इसलिए भी आवश्यक है ये। अगर हम आसन को एक फ्री हैंड एक्सरसाइज के रूप में भी ले लें अगर, तो उसमें भी इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप बिना हार्म किए हुए, बिना इंजर्ड हुए, आप रोज अपने शरीर की देखभाल करते हैं। जॉइंट्स को आपको रोटेट करना है, मसल्स को आपको स्ट्रेच करना है और स्टेमिना को बढ़ाना है। ट्रेडिशनल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना चाहिए। अब बाकी की चीज है, जैसे डांस है, हाँ कंसंट्रेशन उसमें भी चाहिए, लेकिन इनमें कंसंट्रेशन एक्सटर्नल होता है, योग में कंसंट्रेशन इंटरनल होता है। आपको अपनी सांसों को देखना है, केवल सिर्फ सांसों को देखिए। अब सांस बाहर तो है नहीं, वो तो इंटरनल है। तो जैसे ही आपका कंसंट्रेशन सांस पे आता है, आप इंटरनल हो जाते हो। बाकी में बाहर होगा, जो बाहर होगा वो टूट भी जाता है जल्दी से, जो अंदर है वो कैसे टूटेगा, क्योंकि वो दिखता ही नहीं। उसे तो अनुभव किया कर सकते हो ना, सिर्फ अनुभव कर सकते हो। सांसें मेरी धीमी है, तेज है, लंबी है, छोटी है, अनुभव कर सकते हो। तो जो दिखता ही नहीं है, उस पर जब आप ध्यान करते हो, उस पर जब आप धारणा करते हो, उस पर जब आप फोकस करते हो, तो आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो। और जो दिख रहा है तो वो एक्सट्रोवर्ट है, इसलिए टूट भी जल्दी जाता है और लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। गलत कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। योग में नहीं है, आपने किया, आपको अनुभव होगा। इसलिए योग के पास में और यौगिक लाइफस्टाइल में आपको ओवरऑल वेलबींग मिलती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। इसको हम बोलते हैं होलिस्टिक वेलबींग। केवल शरीर पे ही काम नहीं हो रहा है, मन पे भी हो रहा है, भावना पे भी हो रहा है, समाज पे भी हो रहा है। तो चेतना और ऊर्जा, इनके बैलेंस को ही योग कहते हैं। चाहे आप किसी भी ट्रेडिशन से ले लें, चेतना के उच्चतम स्वरूप को शिव कहा गया है और ऊर्जा के उच्चतम स्वरूप को शक्ति कहा गया है। तो दोनों आपके अंदर मौजूद है। इसलिए आपकी जो अवधारणा है वो क्या है, अर्धनारीश्वर। राइट साइड मस्कुलाइन, लेफ्ट साइड फेमिनाइन। कितना पुराना दर्शन है, आधुनिक विज्ञान तो आज भी नहीं सोच सकता। वो 50,000 साल पहले हमारे योगियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इसको पूरी तरह से सॉल्व करके आपको दे दिया। और जब भी इन्वेडर्स आए तो वो इसी चीज को तो देख के चौंक गए कि इनके पास इतना सब कुछ है, लेकिन आज तक इन्होंने किसी पे बेवजह आक्रमण नहीं किया। इतनी समृद्ध संस्कृति है ये, जिसके पास खुद का गणित, खुद का कैलेंडर, खुद की सौर मंडल को वैज्ञानिक रूप से जानने की क्षमता हो, जिसके पास अंतरिक्ष विज्ञान हो, जिसके पास रॉकेट साइंस हो,
उस जमाने में उसने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। तो वो हतप्रभ थे, आश्चर्यचकित थे। और तब उन्होंने कहा कि इनकी इस उपलब्धि को, इस ज्ञान को खत्म कैसे किया जाए। और शायद हमारे पूर्वजों से हमसे ज़्यादा क्रूअलिटी किसी ने नहीं झेली पूरी दुनिया में। सबसे ज़्यादा हमले हम पे हुए और फिर भी हम यहाँ खड़े हुए। तो ये भी एक हमारे व्यवहार में आना चाहिए कि अगर हमारे पूर्वज योगी नहीं होते तो शायद, आप समझ सकते हैं, इसलिए योग आवश्यक है। योग के पास ही सारे समाधान हैं। एज अ बिगिनर जो योग शुरू करना चाहते हैं उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि योग अपने आप में बहुत बड़ा है, मतलब बहुत गहन है, एक समुद्र की तरह। उसको नहीं पता होता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, तो आप कोई सजेशन दें उनको। हर बिगिनर को सबसे पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, अपने इंटेलेक्ट का, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। एक अनुभवी शिक्षक, आज हम गुरु नहीं बोल सकते, एक अनुभवी शिक्षक और एक सही शिक्षक की खोज ही शुरुआत है योग की। जिसके मार्गदर्शन में आप अभ्यास करें, उसकी खोज आपको करनी होगी। और शास्त्र बिल्कुल साफ कहता है इसके बारे में, गुरु पदिष्ट मार्गेण योगारंभ समभ्यसेत। गुरु के निर्देशानुसार, तो आपको वो अनुभवी सही व्यक्ति तलाश करना है जो आपको गाइड कर सके। और जब तक वो व्यक्ति ना मिले आप लगे रहिए। दूसरी चीज, तो पूरा वैदिक दर्शन है वो एक मूलभूत बिंदु पर आधारित है और वो है अपने अनुभव से चीजों को जानना। वैदिक दर्शन कभी भी बिलीफ सिस्टम का सपोर्ट नहीं करता है। किसी ने कुछ कहा और हम उसको मानते हैं या उसमें विश्वास रखते हैं। वैदिक दर्शन कहता है अनुभव करो और अपने अनुभव से जानो। इसलिए आप देखेंगे कि लाखों लाखों ऋषि हुए और उन्होंने अपने अनुभव से जो मुख्य तत्व था, जो एक तत्व था, उसको जाना। उनके तरीके अलग थे लेकिन पर्पज एक ही था। तो जब तक आप अपने जीवन में पर्पज सेट नहीं करेंगे, गोल नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्शन लेस घूमेंगे, तो फिर आपको सेल्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा। जैसे हम अष्टांग योग की बात करें तो महर्षि पतंजलि ने जो है पहले पर्पस बताया है, गोल बताया कि समाधि, अगर आप ये करेंगे तो आपका पर्पस है समाधि। ठीक है, तो वो पर्पज पहले है। समाधि व्याधि का अपोजिट है। जब आप समाधि में होते हो तो व्याधि नहीं आएगी। और उसके लिए आपको मन मन एक नेटवर्क है। मन एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है जो आपके कर्म को प्रभावित करता है। उस नेटवर्क को आपको सही तरीके से सही पर्पज के लिए उपयोग करना है, वही तो योग है। तो हर बिगिनर को पर्पज ध्यान में रखना चाहिए, गोल ध्यान में रखना चाहिए। वैसे देखा जाए तो योग में काफ़ी सारी क्रियाएं हैं, षटकर्म है, प्राणायाम है, आसन है, मेडिटेशन है। तो एज ए बिगिनर लोगों के मन में डाउट होता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी चीज़ पहले लें। हठ योग कहता है अथासने दृढ़े योगी वशी हिता मितासन
तो वो कहता है कि पहले आसन से शुरू करो, हठ योग कहता है। वहीं पे अगर अपन राजयोग में जाएंगे तो राजयोग कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, बैठ के अपने मन को देखो, मन के अंदर झांको। अब हर व्यक्ति का अपना एक टेस्ट है। सपोज मेरे को फिजिकल जाना है तो मैं आसन से करूंगा, आपको मेंटल जाना है तो आप ब्रीदिंग से करो, धारणा ध्यान समाधि धारणा से करो। और महर्षि पतंजलि को मुनियों में श्रेष्ठ क्यों बोला गया है? क्योंकि उन्होंने हर तरह के व्यक्ति के लिए अभ्यास की व्यवस्था की है। जब वो आसन में आते हैं तो वो कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। जिस आसन में आप स्थिर हो जाओ और आपको सुख की प्राप्ति हो, डिस्टर्बेंसेस ना हो, वो आसन है। अगर आप एक पैर पर खड़ा होकर वृक्षासन में अगर 10 मिनट खड़े हो सकते हैं तो वो आपका आसन है। अब उस आसन का पर्पज क्या होगा? उस आसन में स्थिर होने के बाद आगे आप क्या करोगे? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो गति विक्षित प्राणायाम। अब श्वास और प्रश्वास की जो गति है वो कहाँ टूट रही है उसको देखो, ये प्राणायाम है महर्षि पतंजलि के अनुसार। बड़ा ही टेक्निकल एस्पेक्ट उन्होंने सॉल्व किया है। उन्होंने वैरायटीज नहीं दी, उन्होंने सीधा कहा कि उसके बाद श्वास की गति कहाँ टूट रही है और प्रश्वास की गति कहाँ टूट रही है उसको देखो। तब क्या होगा? तब प्रत्याहार हो जाएगा। प्रति आहार, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको कोई मसाला चाहिए, इनको कोई खाना चाहिए, फूड चाहिए, आहार चाहिए। और जब आप अंदर चले जाते हो तो उनको खाना नहीं मिलता है तो प्रत्याहार हो जाता है और अब आपका ध्यान लग जाएगा, जिसको हम धारणा कहते हैं। धारणा क्यों है? कि वो हम करते हैं और जो अपने आप होता है वो ध्यान होता है। तो जो आप कर रहे हो वो धारणा है। आपने सांसों पे मन को व्यवस्थित किया, मन को आपने निर्देश दिया कि श्वास प्रश्वास को केवल देखो, इसे छेड़ो मत, रेगुलेट मत करो, जैसे हो रहा है वैसे देखते जाओ। तो धारण कर लिया मन ने, तो धारणा हो गई, वो कंसंट्रेशन है। अब आप कर नहीं रहे हो, अपने आप हो रहा है, वो ध्यान है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान लगता है। ओके। और जैसे ही ध्यान भटका, कंसंट्रेशन टूट गया। और जब चेतना की परम अवस्था में आप स्थित हो जाते हो, जहां मन, शरीर, भावना सब कुछ एक हो जाता है, वो समाधि है। तो अपनी नीड के अनुसार आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको पर्पज आपका फिजिकल हेल्थ है, आप आसन से शुरू करें, सटकर्म से शुरू करें। सटकर्म में भी पहले इजी स्टेप्स लें। किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को अवॉइड करना है। गोल पर्पज वो होना चाहिए, लेकिन पेशेंस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। वो ग्रेजुअल है। कई सालों के अभ्यास के बाद जब किसी को अनुभव होता है, वो अनुभव है। अब हम पे युवा पीढ़ी में पेशेंस नहीं है, इमीडिएट हो जाए, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट, 2 मिनट मैगी बस। और उसमें क्या होता है, वो अपने आप को हार्म कर लेते हैं। बिल्कुल। इंजरीज क्यों होती हैं? उसी चक्कर में होती है ना। आपको कोई जॉइंट है जो स्टिफ है, आपको उसको मोबिलाइज करना है, तो आपको रेगुलर करना है, वो रेगुलर करना है। अपने आप एक समय आएगा जब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, मोबिलिटी बढ़ गई है। ऐसे कोई मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल्स स्टिफ है तो वो एक उसका एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो आराम आराम से होगा। उसको रोज करते रहना है, रोज करते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिना एफर्ट के, एफर्टलेस आप कर पाओगे।
आप पता चला कि टांग को आपने घुटनों पर लगाना है, हाथों को जमीन पर टिकाना है, तो कब होगा? जब आप उसको रोज करोगे। अभी अगर आप 60 डिग्री पे हो, फिर उस पे उसके बाद आप 70 पे आओगे, फिर 80 पे आओगे, फिर 90 पे आओगे, तब जाके 180 होगा। गोल लगा लिया मेरे को 180 पे जाना है, गोल ये होना चाहिए कि योग अभ्यास करना है, फल की तरफ मत जाओ। इसलिए यहां पर थोड़ी रिसर्च की आवश्यकता है, और एक अनुभवी शिक्षक ही सही तरीके से, सुलभ तरीके से, सरल तरीके से आपको मोटिवेट कर सकता है। पर्पस लंबा है, ये जीवन के साथ जुड़ा हुआ, इंस्टेंट नहीं। बिल्कुल। समस्या ये आती है कि अब मालूम तो चल गया है कि योग क्यों करना चाहिए, सबसे पहले क्या करें। अब खुद को मैट तक पहुंचाने में सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है युवा के लिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसका भी सॉल्यूशन है, उसका भी सॉल्यूशन है। आज आप देखिए, एक घर के अंदर में 10 फोन है, 4 लोग हैं, फोन 10 है। कितने जी हैं अब तो? 4G 5G, अब तो उसके 6G बाद अभी 6 6G जी भी आने आने वाला। वाला है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करिए ना। जो आलसी व्यक्ति हैं, उनको पहले तो सेल्फ मोटिवेशनल होना पड़ेगा। नहीं है तो ऑनलाइन आप किसी अनुभवी शिक्षक को खोज सकते हैं। अगर आपको सही से अभ्यास करना है, आप एक अच्छे शिक्षक को खोजें, और शिक्षक आपकी मैट तक आएगा। आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज करना है। और शायद मुझे तो लगता है हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर में अब 5G की पहुंच है। आपको टाइम सेट करना है, और आपने शिक्षक 5 मिनट पहले कॉल करके बोल देगा तैयार हो जाओ। मैट पे पहुंचो। हाँ, तो अभी सब आसान है, सिर्फ बहाने हैं। ठीक है ना? अगर आपको करना है तो सब कुछ उपलब्ध है, बहानों का कोई इलाज नहीं है। जो करेगा, करना चाहेगा, उसके लिए आज इतनी फैसिलिटी है कि शिक्षक आपके सामने वर्चुअली खड़ा है। और अगर उससे भी आप घनघोर आलसी हो, तो शिक्षक को हायर कर लो। वो तो बेचारा, क्योंकि उसे तो 4 बजे के बाद नींद नहीं आती, वो तो बाइक उठाएगा, आपके दरवाजे पे घंटी बजा देगा 5 बजे सुबह, टिंग टोंग, लेट्स स्टार्ट द, शुरू हो गया। तो ये एक्सक्यूजेज है, इसमें सच्चाई नहीं है। हर व्यक्ति अभ्यास कर सकता है। अब तो मैट तक तो आ गया, और अब जैसे जर्नी भी स्टार्ट हो गई किसी की, तो कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अनुशासन जो मेंटेन नहीं कर पाता है बिगिनर। तो इस चीज़ को कैसे मेंटेन कर पाए? हर एक बिगिनर की एक मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट तो रहता है स्टार्टिंग में। कोई भी हम नया काम शुरू करते हैं, हमें बहुत एक्साइटमेंट रहता है। हम सोचते हैं कुछ नया सीखेंगे, कुछ तो नया होगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें आदमी को बोरियत भी आने लगती है। तो उस चीज़ को हम मेंटेन कैसे करें? इसका सबका सॉल्यूशन है ना, वो शिक्षक के पास है। इसलिए मैंने कहा कि हर अभ्यासी को एक अच्छा शिक्षक खोजना है। किसी दिन आप आसन करना नहीं चाहते, किसी दिन आप इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, किसी दिन आप दार्शनिक बातें करना चाहते हैं, तो एक अच्छे शिक्षक की क्या उपयोगिता है? यहां से सारा काम शुरू होता है। अब आज के समय में हम गुरु तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कमर्शियल फॉर्म है, तो जिसमें आप जिस शिक्षक का चुनाव कर रहे हो, ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, उसकी ड्यूटी हो जाती है।
आप किसी भी काम को देखें, चाहे वो घर को साफ करने से लेके खाना बनाने या बर्तन साफ करने या कपड़े धोने या किसी ऑफिस में काम करने, सारे कामों में ऊर्जा और चेतना दोनों का उपयोग होता है। परफेक्शन कब आता है? जब आपकी दोनों चीज़ें उसमें लगी हों। खाना आपका प्रसाद बन जाता है जब आपकी उसमें भावना, चेतना और ऊर्जा लगी हो। और घर मंदिर बन जाता है जब आप उसकी जब उसमें आपकी ऊर्जा, चेतना और भावना जुड़ी हो। तो सब कुछ संभव है। जरूरी क्या है? वो है एक सही आदर्श व्यक्ति का चुनाव, बेहद आवश्यक है। तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी आप कह रहे हो, अगर गुरुदेव का जी बिल्कुल, क्योंकि वही तो मोटिवेट करते हैं हमको। कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे आज आसन नहीं करना, मेरे अंदर में बड़ी उथल पुथल मची हुई है कि वो महाभारत क्यों हुई, या कोई एक ऐसा एंटी हिंदू एलिमेंट है जो राजनीतिज्ञ है, जो कि अफवाहें फैला रहा है कि तुलसीदास जी ने ये कह दिया। तो उस दिन मेरा इंटेलेक्ट डिस्टर्ब हो गया, तो आज मुझे आसन नहीं करना है। तो शिक्षक इतना योग्य हो जो अपने छात्र को संपूर्ण ज्ञान दे सके। आज हम दार्शनिक बातें करते हैं, आज हम अपने इतिहास पर बात करते हैं। इतिहास में चाहे आप सतयुग से ले लो, या सतयुग को लोगे तो वहां आपको हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, प्रहलाद, नरसिंह रूप, वामन रूप, इनका इतिहास मिलेगा। त्रेता युग में देखेंगे तो भगवान राम का इतिहास मिलेगा। अब राम और रावण बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था। आज के समय में व्यक्ति अवॉइड करता है कि मुझे कोई श्रम ना करना पड़े, रेडी टू ईट, पका पकाया मिल जाए। तो शिक्षक का काम होता है, हमारे गुरुओं ने हमें पका के दिया तो हमारी उससे चेतना विकसित हुई, और फिर हमने खोज करना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया। रिसर्च ऑलरेडी है, उसको पुनः खोजना है। और जब हमने उसको खोजा और हम उसमें उतरे, तो मुझे लगा कि साक्षात वाल्मीकि के सामने बैठ के मैं रामायण पढ़ रहा हूं। उस मनोदशा तक पहुंचना जहां पर वो एक पक्षी के मरने से इतने व्यथित हो जाते हैं कि रामायण की रचना कर देते हैं, वहां पहुंचाने का काम गुरु का ही होता है। चलो आज मॉडर्न टाइम में गुरु नहीं है, लेकिन शिक्षक तो उपलब्ध है। तो अच्छा शिक्षक आपकी कंसिस्टेंसी को, आपकी कंटिन्यूटी को और आपकी इंटेंशन को बना के रखेगा। कभी बोर्डम नहीं लगेगी, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे इसमें तो अब ये हो गया, अब क्या है। इतना विस्तृत स्वरूप है भारतीय दर्शन का, जब आप इसमें घुसोगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो अनंत महासागर है। मैंने तो एक लहर को देखा था, ये मैं योग से विज्ञान में आ गया, विज्ञान से अध्यात्म में आ गया, अध्यात्म से संस्कृति पे आ गया, संस्कृति से इतिहास में आ गया, अध्यात्म से फिर क्वांटम में चला गया, सृष्टि में चला गया, कॉस्मोलॉजी में चला गया। ये क्या सारा ब्रह्मांड मेरी आंखों के सामने घूम रहा है? क्या ये भ्रम है या मेरा अनुभव है? मैंने सूर्य को इतने पास से देख लिया, अरे ये तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, और वही वर्णन तो किया है ऋग्वेद में। तो क्या हमारे ऋषि मुनियों के पास ऐसी तकनीकी थी कि वो इन सारे जितने भी
बड़े बड़े तारे ग्रह हैं, इन पर वो गए, इन्होंने देखा, तभी तो लिखा। और अगर यह सत्य है तो फिर मैं भी देख सकता हूं। और इसी के लिए मुझे किसकी जरूरत है? एक मेंटोर की जरूरत है। थीसिस तो मैं लिख लूंगा, लेकिन मुझे गाइड की जरूरत है। तो बिगिनर के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि योग को सुबह किया जाए या शाम को किया जाए, कौन सा टाइम बेस्ट है? देखिए, अगर आप आध्यात्मिक रूप से इसकी चर्चा करें तो बेस्ट जो टाइम है वो है ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त का मतलब है टाइम, ब्रह्म का मतलब है कॉन्शियसनेस। वो टाइम ही कॉन्शियसनेस का है। तो अध्यात्म के लिए सबसे बढ़िया है ब्रह्म मुहूर्त, जिसको हम 3:30 से और सूर्योदय तक मानते हैं। अगर आप शारीरिक पर्पज से करना चाहते हैं या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हैं तो आसन, प्राणायाम और षटकर्म, शुद्धि क्रिया, ये सब खाली पेट होते हैं। तो सबसे पहले सुबह शौच इसलिए बोला गया है, सबसे पहले आपको शुद्धि क्रिया करनी पड़ेगी। आपको अपनी बड़ी आंत, रेक्टम, इनको क्लीन करना होगा। तो पहली क्रिया यह है कि शौच पूरी तरीके से होना चाहिए, जिससे कि आंतों के अंदर कोई मल ना होगा। तो आप ट्विस्ट करोगे तो हर एक छोटी सी छोटी कोशिका पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और ये इस शुद्धि क्रिया के लिए, इस सफाई के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है उसको कहते हैं ऊसापान। आप बिस्तर से उठ के सीधे गुनगुने पानी का सेवन करें, धीरे 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 धीरे। एक जगह आपने गुनगुना पानी ले लिया और उसको धीरे 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 पीते रहे। आपको सबसे पहले शरीर को साफ करना है, तो वो सुबह ही होगा। तो आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया सारी खाली पेट होते हैं। दूसरी चीज, शाम को अगर आपके पास कुछ ऐसे हमारे भाई लोग हैं या बहनें हैं जो कि आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनकी जो शिफ्ट होती हैं वो नाइट शिफ्ट होती हैं, सुबह आते हैं, उसके बाद सोना है, शाम को 4 बजे उनका दिन शुरू होता है। तो ऐसे लोगों के लिए शाम को ठीक है, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब आपके पास समय है तब। बट इतना जरूर ध्यान रखना है कि पेट खाली हो, ठीक। और दूसरी चीज, अगर जैसे भोजन किया है ना, तो भोजन से कम से कम 4 घंटे बाद। अगर आपने चाय वगैरह पी है तो कम से कम आधा 1 घंटे बाद। और ड्यूरिंग द प्रैक्टिस आपको ना पानी पीना है। कुछ लोग स्वेटिंग की वजह से बोतल रखी और पानी पी लिया, वो अवॉइड करना है आपको। क्योंकि क्या होगा कि इंटरनल जब हीट बढ़ेगी उस पर आप पानी पियोगे तो क्या करेगा, गलत प्रभाव, दुष्प्रभाव डालेगा। तो अवॉइड करना है। और ज़्यादा ही पानी पीने की इच्छा हो रही है तो 1 घूंट पानी मुंह में लिया और मुंह में उसको 20 सेकंड 30 सेकंड रखा और उसके बाद उसको निकाल दो, अंदर की जगह बाहर निकाल दो। तो उस जो एक एग्रीवेशन होता है, फीलिंग थर्स्टी, प्यास लग रही है, वो उसको इमीडिएट हटा देगा। अभ्यास के, आसन के, प्राणायाम के अभ्यास के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना है। अभी आजकल फैशन चल गया, आपने देखा होगा मॉडर्न योगा क्लासेस में बोतल साथ में रख के बैठे हैं। ट्रेडिशनल में कहाँ होता था पानी?
बाहर। आप अभ्यास खत्म करोगे, उसके बाद गुरुजी के साथ में चर्चा करोगे, 15-20 मिनट बाद शरीर हुआ बिल्कुल, गर्मी बाहर हुई, उसके बाद फिर आप बाहर निकल के फिर आप हाथ मुंह धो के फिर पानी पियोगे। तो ये बहुत पेशेंस पेशेंस पेशेंस, बहुत छोटी छोटी चीज है ना ये, इनको एक अनुभवी शिक्षक ही बता सकता है, इसलिए अनुभवी शिक्षक की जरूरत है। ये कोई होड़ नहीं है, इसने किया तो मैं भी करूं, उसने वो वाली बोतल खरीदी है पानी की तो मैं इस हाथ में मैट, इस हाथ में बोतल कुछ नहीं है, करनी जरूरत ही नहीं है। सादा सिंपल तरीके से आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी ऊर्जा का, अपनी चेतना का अनुभव कर सकते हो। बिगिनर के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि जब भी वो ध्यान में बैठते हैं, आंख बंद करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, काफ़ी विचार आते हैं दिमाग में, तो आंख उनकी तुरंत खुल जाती है और कंसंट्रेशन भी एक्चुअली मेडिटेशन के टाइम पे नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं? खुली आंखों से करें। लेकिन खुली आंखों से तो फिर ध्यान नहीं लग पाएगा, कहीं और ध्यान जाएगा। हाँ, तो ध्यान लगाना ही नहीं है ना, ध्यान लगाना ही नहीं है आपको। यहां पर ये क्या है, मेंटल ट्रेनिंग है। आपको यहां मन को स्थिर करना है। खुली आंखों से आप किसी केंद्र बिंदु पे, किसी बिंदु पे आप एकटक देखते हुए मन को वहां स्थित कर देते हो। अब इसके लिए एक सबसे बढ़िया सरल उपाय बोलता हूं मैं, वो है भक्ति योग। मैं शिव जी को पसंद करता हूं मैं। मुझे कॉस्मोलॉजी और उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस मैं पसंद करता हूं, मेरे को अच्छे लगते हैं। पतंजलि महाराज साहब कहते हैं, यथाभिमत ध्यानद्वा, आपके मत के अनुसार, अभिमत के अनुसार जो आपको पसंद है उस पर आप कंसंट्रेट करें। तो मेरे को भैया शिव जी पसंद है, तो मैंने शिव जी की फोटो रख ली और मैं उनको देख रहा हूं। अब मैं उनको देख रहा हूं तो मेरा ब्रेन क्या करेगा, प्रोसेसिंग शुरू कर देगा। वो क्या करेगा, एक्टिवेट, थिंकिंग को एक्टिवेट कर देगा। शिव जी का डमरू है, अब बेटा सोच डमरू के बारे में। शिव जी के पास त्रिशूल है, अब सोच, मिल गया ऑब्जेक्ट। इसलिए भक्ति योग सबसे सरल है। आप अपने इष्ट देव को, जो आपको पसंद है, हनुमान जी पसंद है, गणेश जी पसंद है, माता रानी पसंद है, माता रानी का कौन सा विग्रह आपको पसंद है, दुर्गा माता का पसंद है, महाकाली का पसंद है, महासरस्वती का पसंद है, किसी भी एक विग्रह को आप ले लीजिए और फिर देखो आप भावनात्मक रूप से उससे जुड़ जाओगे। तो वही तो धारणा है, धारण कर लिया ना मैंने शिव जी को। अब देखते देखते अगर मैंने आंख बंद की, 2 मिनट के कोशिश की कि 2 मिनट में आंख बंद कर लो, तो मेरे को शिव जी का विग्रह ही तो दिखेगा। आंखें बंद नहीं कर पाते शुरुआत में, उनके लिए ही मंदिर बनाए गए हैं, उन्हीं के लिए भक्ति योग है। जब से जाओ, नाम जप से जाओ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। नाम जप करो, नाम जप से जाओ, ओंकार जप से जाओ, आंखें खोल के और जिनको भी आप पसंद करते हो, जो भी आपका इष्ट देव है, सामने रख लो, उनकी कृपा बरसेगी, वो गाइड करेंगे। वो तो पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं। उस आदिनाथ आदि गुरु के लिए अगर आपने समर्पण कर दिया तो आपकी योग में वैसे ही बड़े सरल और सहज तरीके से प्रगति होगी। और जैसे हम देखते हैं कि कई मॉडर्न योगा टीचर फुल मून मेडिटेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे हमारे प्राचीन और हमारी परंपरा से आए हुए हैं। आपको शायद क्योंकि हमारा सबका बैकग्राउंड तो गाँव से ही है, तो मैंने तो कई बरसों तक अपनी दादी को, नानी को, माता जी को, ताई जी को, इनको देखा। पूर्णिमा की रात होती थी तो ये लोग भजन गाते थे बाहर बैठ के।
तो वो फुल मून मेडिटेशन तो है ही, आप देख रहे हो। और उसका भी क्या तरीका उन्होंने समय समय पर बनाया है। आप देखिए, चौथ का चांद, करवा चौथ पहले से ही फिक्स है, इस दिन ऐसा होगा, लेट होगा, और वो उस पर मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना। सुबह के जैसे स्नान के बाद में भगवान सूर्य को जल देना, ये योग है, विज्ञान है। और वो उगते हुए सूर्य को दिया जाता है। सोचने वाली बात है, कितना बड़ा विज्ञान है ये। जब सूर्य की किरणें आप पर पहली बार पड़ेंगी, तब आप उनको देख के आप जल दोगे, और उसी समय आप भगवान सूर्य को देख सकते हो। सूर्य नमस्कार करो और ऊपर से जल दिया जाता है। आपकी कंसंट्रेशन उस लाइन पे हो, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश उस पानी से छन के आपके शरीर पर गिरता है, तो सातों रंग की ऊर्जा है वो आपके शरीर में आ जाती है। वो भी एक ध्यान का तरीका है। जरूरी नहीं है कि आपको 2 घंटे बैठना है, 5 घंटे बैठना है, 1 घंटे बैठना है ना। सहज, अगर शुरू में आप 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट करो। निरंतरता जरूरी है, समय अवधि नहीं है, कहीं नहीं लिखा। समय अवधि के बारे में कहीं नहीं लिखा। महर्षि पतंजलि से जब अभ्यास के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा? सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि। टाइम नहीं दिया उन्होंने, लगातार करना है, लंबे समय तक करना है, माने कंटिन्यू। 5 मिनट है, आप 5 मिनट ही करिए। अब आप देखो, भगवान सूर्य को अगर आप मंत्र के साथ जल दे रहे हो, कितना समय लगेगा? उतने में काम हो गया। ये विज्ञान है, ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है कि पूर्वजों ने कहा इसलिए कर रहे हैं, नहीं, पूर्ण विज्ञान है। उसके बाद आप सूर्य को नहीं देख सकते। तो आपने वो जो 5 मिनट वहां पे अभ्यास किया, उसने पूरे दिन भर के लिए आपके शरीर को ऊर्जान्वित कर दिया, काम हो गया। और उसी क्रम में आप देखिए कि घरों के अंदर में मंदिर होते हैं, लोग बनाते हैं। पहले आप पूरे मंदिर के साइंस को देखिए। मंदिर एक ऐसी जगह है जहां पर ग्रुप में लोग जाके बैठ सकते हैं, मतलब एक समूह के रूप में जाके बैठ सकते हैं। हम्म? इसमें अगर आप देखोगे कि जो शिवलिंग है वो एक ऐसा विग्रह है जो आप किसी भी कॉर्नर से बैठ के देखोगे तो वो वैसे ही दिखेगा। और नीचे क्या रखा है? दीपक। तो आपने पहले मूर्ति को देखा, फिर आपने दीपक को देखा, दीपक के बाद फिर मूर्ति को देखा, फिर दीपक को देखा। तो ये ओपन आई मेडिटेशन है, ओपन आई कंसंट्रेशन है, इसीलिए तो रखा है। हर भगवान के विग्रह में आप देखिए कि ज्यादा लाइट नहीं होती, दीपक होता है, दीपक की ज्योति होती है, उसको ज्योतिर्ध्यान कहा गया है। अब ज्योति को देखिए, भगवान के विग्रह को देखिए, ज्योति को देखिए, विग्रह को देखिए, ओपन आई मेडिटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सरल और सहज शब्दों में जो बिगिनर्स के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट से कि कैसे हम लोग योग सीखें और कैसे हम उस मैट तक जाएं, कैसे हम एक अच्छे मेंटर या एक अच्छे गाइड को, टीचर को सिलेक्ट करें, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अपने वेदांत के माध्यम से उनको समझाया, शास्त्रों के माध्यम से समझाया। आशा करते हैं कि हम आपसे फिर मिलेंगे और आपसे नेक्स्ट टाइम हम तंत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन। आशा करते हैं कि आज के इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। जो अभी तक अपनी मैट तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो जल्द ही अपनी मैट लेके मैट तक पहुंच के अभ्यास करेंगे। अगर आप भी योग कर रहे हैं या योग सीखना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं तो अनुशासन और निरंतरता को बनाए रखें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में एक नई चर्चा के साथ। अगर आपके मन में भी कोई विचार आ रहे हैं या आ रहे थे योग को शुरू करने के लिए,
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। अगर आपने अभी तक द वैदिक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप हमारे शो के साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।